बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले सेल के बारे में पता होना चाहिए। देखें, हम सेल के बारे में क्या पढ़ते थे कि सेल के अंदर हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है कि हमारे पास सेल के अंदर कंसंट्रेशन होती है किस किस चीज़ की, इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशी की होती है। ठीक है, इसके अलावा चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा था, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है तो आइंस की मूवमेंट हो रही होती है। इसी तरह से मैस ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, बल्क सोल्यूशन से किसकी तरफ, इलेक्ट्रोड की सरफेस की तरफ। इसके अलावा रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, ये सारे के सारे हमें एक सेल के अंदर फीचर्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम ये देखें कि सेल के अंदर ये सारे के सारे फीचर्स हैं, तो अगर हमारे पास आयंस मूव कर रहे हैं तो ठीक है, उनको कोई ना कोई रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो हम उस रेजिस्टेंस को हम कैपेसिटर कह सकते हैं, फेज शिफ्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें ये जो चार्ज ट्रांसफ़र है, जब एक आयन देखें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा और मज़ीद आयन पड़े हुए हैं, तो वो उसकी मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं। अब जब सेल के अंदर आयंस की मूवमेंट होती है तो उस आयन की मूवमेंट को डिफरेंट किस्म के ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये वहाँ से मूव नहीं करने देते। ठीक है, तो जब आयंस की मूवमेंट नहीं हो पाती तो हम उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं कि आयंस की मूवमेंट में कौन सी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्या वहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, क्या वहाँ पे मैस ट्रांसफ़र ज़्यादा है, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, या ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो आयंस की मूवमेंट को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, तो वो किस हद तक स्टॉप कर रहा है, हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पीडेंस में स्टडी करेंगे। अब देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, कुड बी यूज्ड टू एक्सप्लोर इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ डैट कैन इन्फ्लुएंस कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। के हमारे पास ये सेल की इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, या ऐसे प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कंडक्टेंस, सेल की कंडक्टेंस को कम करें या कैपेसिटेंस को या रेजिस्टेंस को, मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस को कम ज़्यादा करें। ठीक है, उसके अंदर उनकी मूवमेंट ना हो सके। तो अब हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस इज़ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस इन मूवमेंट ऑफ आयंस इन बैटरी। कि बैटरी के अंदर आपको पता है कि जैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन होता है आयंस की मूवमेंट भी होती है और एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी। अगर आयंस की मूवमेंट और एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रही तो हमारे पास वहाँ पे सेल की वर्किंग एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम उसके अंदर ये देखते हैं कि आयंस को कौन सी रेजिस्टेंस ने रोका हुआ है मूव करने से। ठीक है, तो उसको हम EIS के ज़रिए से फाइंड आउट करते हैं। हाँ, वो कहता है कि जो बैटरीज़ होती हैं वहाँ पे एनर्जी बैरियर्स होते हैं। ठीक है, जिनको ओवरकम करना पड़ता है बाय आयंस। ठीक है, ड्यूरिंग मूवमेंट। टू चेक दीज बैरियर्स वी वेरी फ्रीक्वेंसी एंड हाईलाइट डिफरेंट प्रोसेसेस। फिर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कहीं पर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करनी पड़ती है आयंस की मूवमेंट के लिए, कहीं पर कम। तो उस फ्रीक्वेंसी के कम ज़्यादा करने से हम डिफरेंट प्रोसेसेस को हाईलाइट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो ठीक है, सेल के अंदर क्विक प्रोसेसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर केमिकल रिएक्शन, इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम करंट की फ्रीक्वेंसी को लो रखें तो वहाँ पे हम कौन से प्रोसेसेस को, स्लो प्रोसेसेस को देख सकते हैं, जैसे डिफ्यूजन को। तो फिर हमारे पास देखें, ये क्विक प्रोसेसेस, ये स्लो प्रोसेसेस, ये मिलके आयंस की मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं। तो फिर इनकी हम मेजरमेंट करेंगे कि कितने प्रोसेसेस हैं, कितनी डिफ्यूजन हो रही है जो आयंस को मूव नहीं करने देती। देन वी मेजर इम्पीडेंस Z विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, कि इस फ्रीक्वेंसी के मद में हम इसको स्टडी करते हैं। और फिर हम दो प्लॉट ड्रा करते हैं। ठीक है, एक होता है नाइक्वेस्ट प्लॉट और दूसरा होता है बॉड प्लॉट। इसमें जस्ट आपने सिंपली 3 बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके अंदर हम सेल की इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है,
वो तमाम फैक्टर्स जो आयंस की मूवमेंट को हिंडर करते हैं, हम उन सबको स्टडी करते हैं। जैसे चार्ज ट्रांसफ़र है, मास ट्रांसफ़र है, इंटरनल सोल्यूशन रेजिस्टेंस है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस है, ये सारे के सारे आयंस की मूवमेंट में क्या करते हैं, हिंडर काज करते हैं। तो हम इनको स्टडी करते हैं कि ये कौन सा फैक्टर कितनी मूवमेंट में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर नाइक्वेस्ट प्लॉट है, ये हमें बताएगा कि सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस कितनी है आयंस के लिए, चार्ज ट्रांसफ़र की रेजिस्टेंस कितनी है, या वारबर्ग इम्पीडेंस कितनी है। ठीक है, अब नाइक्वेस्ट प्लॉट क्या होता है, इसको ड्रा करने के लिए हमें z इमेजिनरी y एक्सिस पर लेना पड़ता है और z रियल मतलब इम्पीडेंस, ठीक है, ऑन x एक्सिस। हम इसको ऑन x एक्सिस पे लेंगे रियल इम्पीडेंस को और y एक्सिस पे लेंगे हम इमेजिनरी, फिर प्लॉट ड्रा करेंगे। अब ये जो प्लॉट ड्रा किया जाता है, देखें इसमें आपके पास ये z इमेजिनरी है, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे z रियल है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर ये जो हमारे पास प्लॉट आता है ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। आपने देखा है कि ये सेमी सर्कल से स्टार्ट होता है इस तरह से, और देन ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड जाती है। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है 0 से लेके 1 तक, ठीक है, और 1 से लेके 2 तक ये जो है सेमी सर्कल पार्ट, ठीक है। सेमी सर्कल पार्ट के बाद हमारे पास क्या होती है, ये शार्प लाइन होती है जो अपवर्ड मूव कर जाती है। अब इन 3 पॉइंट्स के अंदर ये नाइक्वेस्ट प्लॉट हमें क्या क्या बताएगा। सबसे पहले इसके 3 रीजन हैं, 0 टू वेयर सेमी सर्कल स्टार्ट, देन सेमी सर्कल इटसेल्फ, और देन क्या है, लाइन गोज़ अप टूवर्ड इन्फिनिटी। अब वो कहते हैं कि 0 टू बिफोर सेमी सर्कल जो है इसको हम सॉल्यूशन रेजिस्टेंस बोलेंगे। जितना ये एरिया ज़्यादा होता जाएगा नाइक्वेस्ट प्लॉट में, इसका मतलब है सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस आयन के लिए उतनी ही ज़्यादा है, जितना कम होगा ये उतनी ही कम हो जाएगी। फिर सेमी सर्कल है चार्ज ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस, कि अगर सेमी सर्कल ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह से ज़्यादा ब्रॉड है तो चार्ज ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर ये कम है तो ये चार्ज ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस कम है। इसके बाद ये जो अपवर्ड लाइन होती है ये वारबर्ग इम्पीडेंस होती है। अब वारबर्ग इम्पीडेंस क्या होती है, इसको हम डिफ्यूजन रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपने देखा है कि सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन भी होती है, उसके ज़रिए से भी मूवमेंट हो रही होती है। तो जब डिफ्यूजन के ज़रिए से मूवमेंट हो रही होती है तो ये भी रेजिस्टेंस काज कर रही होती है आयंस की मूवमेंट को, ठीक है। तो अब डिफ्यूजन रेजिस्टेंस कितनी होती है, ये 45 एंगल से इन्फिनिटी की तरफ जाती है। हम इसको स्टडी करेंगे ये क्यों इस तरह से जाती है। अब नेक्स्ट बताया हुआ है कि जो वारबर्ग इम्पीडेंस है इसकी स्लोप 45 डिग्री भी होती है, ठीक है। और हम इस इम्पीडेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये फार्मूला है, इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर होता है z ओमेगा, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, RS प्लस R माइनस JW/CR² ओवर 1 ओमेगा स्क्वायर C²R²। ये हमारे पास इसको इम्पीडेंस को मेजर करने की फार्मूला है। अब इसके बाद आता है बॉड प्लॉट। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है लेकिन आप इसको इतना ही जनरल कर लें काफ़ी है। नाइक्वेस्ट प्लॉट हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें 3 चीज़ों के बारे में बताएगा, सोल्यूशन रेजिस्टेंस, चार्ज ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस एंड वारबर्ग। सोल्यूशन रेजिस्टेंस जितना 0 से ज़्यादा ब्रॉडर होता जाएगा सोल्यूशन रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा है, जितना ये सेमी सर्कल ब्रॉडर होगा उतनी ही ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस है, जितना कम होगा चार्ज ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस उतनी कम। और ये वारबर्ग इम्पीडेंस होती है। वारबर्ग इम्पीडेंस का मतलब होता है कि डिफ्यूजन रेजिस्टेंस, के मॉलिक्यूल जब डिफ्यूजन के ज़रिए से मूव करते हैं तो कितनी रेजिस्टेंस काज करते हैं। अब हमने फिर इसके बाद ये देखा कि ये जो स्लोप होती है वो 45 डिग्री पे होती है। अब इसके बाद आता है बॉड प्लॉट। बॉड प्लॉट भी क्या करता है, इम्पीडेंस को मेजर करता है, ठीक है, और इम्पीडेंस जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। देखें इम्पीडेंस होता क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस में फ़र्क ये है कि रेजिस्टेंस कलेक्टिवली बोलते हैं। रेजिस्टेंस एक सिंगल रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो करंट फ्लो करने के दौरान भी फेस करता है, लेकिन इम्पीडेंस कलेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाती है कि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, जैसे कैपेसिटर की रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है, तो इसके अलावा रेजिस्टेंस ओरिजिनल हो। तो यहाँ पे हमारे पास इम्पीडेंस में रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं सॉल्यूशन की, चार्ज ट्रांसफ़र की, डिफ्यूजन की, तो इन सब को मिला के हम एक लफ्ज़ दे देते हैं इम्पीडेंस का, ठीक है। और इम्पीडेंस कैसे मेजर करते हैं, जब हम सिग्नल अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर करंट फ़्लो होता है और उस करंट के फ़्लो की वजह से हमें पता चलता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे कितनी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास
बॉड प्लॉट क्या करना है, बॉड प्लॉट हमें इम्पीडेंस के बारे में बताता है, और इम्पीडेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। बिकॉज वी यूज़ AC सिग्नल, क्योंकि हम AC सिग्नल को इस्तेमाल करते हैं, ऑफ करंट हुज फ्रीक्वेंसी वेरीज, जिसकी फ्रीक्वेंसी, AC सिग्नल क्या होता है, देखें आपने ये पढ़ा हुआ है कि AC सिग्नल के अंदर हमारे पास ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसकी वैल्यू जो है फेज़ एवरी मूवमेंट में क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, चेंज होती है। एंड मेजर रेजिस्टेंस इन मूवमेंट ऑफ आइंस, तो AC सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करते हैं, AC इसलिए अल्टरनेटिंग जिसके अंदर फेज़ चेंज होता है। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, देखें ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और देन ये लो हो जाएगी, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होती जाएगी फ्रीक्वेंसी कम, तो हम इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी भी अप्लाई करते हैं और लो फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को कभी हाई करते हैं, कभी लो करते हैं, और उसकी वेरिएशंस को देखते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है, कि हाई फ्रीक्वेंसी करें तो मूवमेंट ऑफ आइंस पे कौन सी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लो फ्रीक्वेंसी करें तो कौन सी रेजिस्टेंस हमारे पास सामने आ जाती है। बॉड प्लॉट इज़ मोर इजी टू रिजॉल्व ऑल पैरामीटर्स रादर देन नाइक्वेस्ट प्लॉट, या नाइक्वेस्ट के प्लॉट से ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजॉल्व करता है, ठीक है, जहाँ पे स्मॉलर प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। नाइक्वेस्ट प्लॉट में स्मॉलर प्रोसेसेस जो होते हैं ना, जैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस है, उसको हम क्लियर देख नहीं सकते, वो ओवरवेलम हो जाते हैं बाय लार्ज प्रोसेसेस। अब बॉड प्लॉट को हमने ड्रा कैसे करना है, बॉड प्लॉट की अगर हम ड्राइंग देखें तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस वाई एक्सिस पे वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस पे, इस पे भी ड्रा कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी वर्सेस फेज़ एंगल, दोनों तरीक़ों से ड्रा कर सकते हैं। जब हम ये बॉड प्लॉट ड्रा करते हैं तो आपने दो चीज़ें याद रखनी हैं कि बॉड प्लॉट जो है वो नाइक्वेस्ट प्लॉट से ज़्यादा इजी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्मॉलर प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी पे, उनको एक्सप्लेन करना आसान है, क्योंकि नाइक्वेस्ट प्लॉट में जो स्मॉलर प्रोसेसेस हैं वो ओवरवेलम हो जाते हैं लार्ज प्रोसेसेस से। इसके बाद दूसरी बात ये बतानी है कि इसके अंदर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है, इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी जी एक्सिस पे, या हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस फेज़ एंगल, दोनों में प्लॉट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनता है यूँ, इसके अंदर वारबर्ग इम्पीडेंस जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर चार्ज ट्रांसफ़र, एंड देन आ जाती है सॉल्यूशन रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। अब वारबर्ग इम्पीडेंस क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे भी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से होती है। मज़ीद हम इसको देखेंगे कि डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल क्रिएट एडिशनल रेजिस्टेंस कॉल्ड वारबर्ग इम्पीडेंस विच इज़ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, और ये भी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। हाई फ्रीक्वेंसी पे वारबर्ग इम्पीडेंस जो होती है वो स्मॉल होती है, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो वारबर्ग इम्पीडेंस कम होगी। इसी तरह से जब क्यों कम होगी, क्योंकि जो डिफ्यूजन रिएक्टेंट होते हैं ना, जो डिफ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है और वो वेरी फार मूव नहीं कर सकते, ठीक है। एट लो फ्रीक्वेंसी रिडॉक्स मॉलिक्यूल्स हैव द फोर्स टू डिफ्यूज़ एंड इंक्रीज वारबर्ग रेजिस्टेंस, जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ कर सकते हैं अब, और अपने आप को पुश करते हैं कि वो डिफ्यूज़ करें, और वारबर्ग इम्पीडेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब इसके बाद है बायोसेंसर एप्लीकेशंस हैं। बस दो बातें नाइक्वेस्ट प्लॉट के अंदर कि हमारे पास ये वारबर्ग इम्पीडेंस होती क्या है, डिफ्यूजन की वजह से होती है, ठीक है, और डिफ्यूजन की वजह से जब वारबर्ग इम्पीडेंस को हम देखते हैं तो हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे इनकी वैल्यू लो होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वेरी फार मूव नहीं कर पाते। लो फ्रीक्वेंसी के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, और इसीलिए ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी पे वारबर्ग इम्पीडेंस शो होती है। अब इसके बाद जो EIS है, इसको हम एक्चुअल एंड एग्जिस्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल टारगेट, कि एक या बायोलॉजिकल टारगेट है या केमिकल टारगेट है, उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करना हो तो हम EIS को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सेंसर्स सिंपल होते हैं, ईजी टू यूज़ होते हैं, पोर्टेबल हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं एंड डिस्पोजेबल हैं। इसके बाद EIS जो है इसको हम किसी भी इलेक्ट्रोएक्टिव एरिया या किसी भी इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशी को करेक्टराइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे हम EIS को इस्तेमाल करें तो चेक कर सकते हैं कि वाकई इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह से
हम EIS को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफाई करने के लिए कैंसीरियस सेल को, इन कंट्रास्ट टू नॉर्मल सेल। व्हेन पल्स इज़ अप्लाइड ऑन बोथ सेल्स देन द इफेक्ट ऑफ सिग्नल इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर एबनॉर्मल सेल विल बी डिफरेंट ड्यू टू ऑर्डरलेस अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड इम्पीडेंस वैल्यू विल बी लेस। देखें, जब मालिक्यूल एटम, हम किसी भी सेल की बात करें तो ये सेल्स की अगर अरेंजमेंट है, ठीक है, ये ऑर्डरलेस अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे जब कोई भी आप फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करेंगे तो इनके दरम्यान में ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को या इस सिग्नल को रेजिस्टेंस कम फील करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस कम फील करनी पड़ेगी तो लिहाजा EIS की वैल्यू जो है वो भी कम आएगी। अब नॉर्मल सेल क्या होते हैं, वो कम्पैक्ट होते हैं, उनके दरमियान में स्पेसेस बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। अब जब स्पेसेस नहीं होंगी तो यहाँ से सिग्नल को यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, तो लिहाजा हमें यहाँ पर कम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स की वजह से इम्पीडेंस की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या ये सेल हमारे पास नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इसके अलावा कपल्ड केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी हम इससे स्टडी कर सकते हैं।